अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तंबुल, तुर्की, या जिसको पहले हम टर्की कहते थे। सोचा तो ये था कि बाहर जाके वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक तो ठंड बहुत है और रात काफ़ी हो चुकी है, तो हम बाहर ये एपिसोड तो नहीं बाहर से बनेगा। देखेंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो हम एक सवाल जवाब वाला ये एक वीडियो होगी। हम चाहूँगा कि बैकग्राउंड में आपको इस्तंबुल टर्की नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हुई जिसमें जो सीरीज़ हमारी चल रही है आपके सवालात मेरे ख्यालात, तो उसके यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। हो सकता है कि आज की वीडियो में अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो उन वीडियोज़ में कवर हो चुका हो। अगर फिर भी नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन इज़ योर फ्रेंड, कमेंट लिखें, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उसको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा टर्की की जो सीरीज़ चल रही है इसमें भी बहुत यूनिक वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एलिमेंट्स को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ न्यू इमिग्रेंट कोई आ रहा हो तो इसी सीरीज़ में आपको नज़र आएगी। टर्किश एयरलाइंस के रिव्यूज़ आपको नज़र आएंगे, न्यू इस्तंबुल एयरपोर्ट का रिव्यू नज़र आएगा कि अगर कोई टर्किश एयरलाइन से आ रहा है यूएसए तो वो क्या है, ई वीज़ा का क्या चक्कर है, तो सारा कुछ उसमें कवर हो रहा है। तो ज़रूर वो वीडियोज़ जाकर देखिएगा। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर मोर देन 180 वीडियोज़ हैं और डिफरेंट टॉपिक्स को हमने कोशिश किया हुआ है कवर करने की, तो बाकी वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। फिर कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ कमेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि आपके जो है ना हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा या बहुत लेट से आता है। तो आपको मैं कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बताऊँ कि 180 वीडियोज़ हैं। अगर आपको एक वीडियो के नीचे सिर्फ 20 नज़र आ रहे हैं ना, तो डेली का 180 वीडियोज़ का अगर हाफ भी लगा लें तो हर नया एक कमेंट आता है, तो 90 कमेंट्स पर डे आते हैं। और एक कमेंट को रीड करके रिस्पॉन्ड भी करना और रिटर्न में भी तो 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो ये 2 ढाई घंटे का सिर्फ रिप्लाई वाला प्रोसेस हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है कि मैं उनको रीड करके अपने कोई एक्सपीरियंस से लिंक करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं तो सिर्फ अपना लिमिटेड कह लें एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। अगर वो कोई सीरियस बात होती है, जैसे कोई लोग कहते हैं कि हमारी लॉ फर्म से पहले इंगेजमेंट हुई हुई है, हम आपसे पूछ रहे हैं, भाई आई एम नॉट लाइक अ प्रोफेशनल बंदा, तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प किसी लॉ फर्म से। इस चैनल का जो पर्पस है, दिस इज़ जस्ट लाइक मी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना हो चुका हो और हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें कि लोग एक दूसरे को हेल्प कर सकें। तो एक ये समझा करें कि अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो आपका कमेंट नहीं है, और भी कई वीडियोस पर लोगों ने कमेंट कर दिए जो एक दिन में आ गए। अब आस्ता आस्ता ही हम कवर कर सकते हैं और कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में हम वीडियोस की जो है तादाद ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा टॉपिक्स को कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो रिपीट सवाल ही होते हैं, जैसे कोई पूछे कि मेरे केस का स्टेटस क्या है, तो वो तो इतनी बार हम कवर कर चुके हैं, किसने उसको स्टेटस को देखना किसने है। अब आपके केस में हो क्या रहा है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, वो तो आपको खुद पता होगा, मैं अब उन डिटेल्स में तो जा नहीं सकता। तो मेरा काम है कि जनरल आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देनी कि भाई मैंने अपने केस में अगर मेरे साथ ये मसला हो रहा था तो इस तरह मैंने हल किया, मेरे दोस्त के केस का इशू हुआ, मेरे किसी जानने वाले का हुआ, तो क्या उनका एक्सपीरियंस था, ताकि उनके एक्सपीरियंस से आप सीख के अपने मसले को आप केटर कर सकें। लेकिन बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका केस डिले हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, सेंसिटिव है, कोई गलती बहुत बड़ी हो गई है, ऑलवेज़ रीच आउट टू अ लॉ फर्म इन यूएसए, सीक प्रोफेशनल हेल्प, और वो ही आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनका एक बात कंफर्म करनी है कि जो उनके हस्बैंड है वो पाकिस्तान उनके लिए आ रहे हैं इंटरव्यू के साथ जाने के लिए, तो कह रहे हैं कि कोई तरीकाकार है कि इंटरव्यू रूम से पहले जाएं या एम्बेसी जा सकें। हमारे वक्त में 2019 में ही बैन आ गया था कि कोई बंदा भी जिसका नाम इंटरव्यू लेटर पर नहीं है वो एम्बेसी में जा ही नहीं सकता, इवन के यूएस सिटीजन्स भी। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर यूएस सिटीज़न को कोई सर्विस चाहिए तो वो सर्विस सेंटर में जाए, इंटरव्यू की जगह में सिर्फ एप्लीकेंट जाएगा। तो आप ये चीज़ अपनी जो है ना कंसर्न एम्बेसी से कंफर्म कर सकते हैं कि आजकल रूल्स क्या चल रहे हैं। आप एक सिंपल ईमेल लिखें टू द यूएस एम्बेसी कि यार मेरे इस तरह स्पाउस हैं, यूएस सिटीज़न हैं, आना चाहते हैं, अलाउड हैं, वो बता देंगे। कई कुछ कंडीशंस होती हैं कि जहाँ पर अलाउ किया जाता है, जिस तरह एक यूएस सिटीज़न के पेरेंट की बारी आई है, IF5 जो कैटेगरी होती है, अब वो पेरेंट जो है 70 साल का है, 75 साल का है, तो उसके साथ एज अ सपोर्ट आ सकता है। ये नहीं है कि
वो 2 पेरेंट्स भी जा रहे हैं, उसके साथ एक और भाई भी है, उसमें यूएस पिटिशन भी है, तो एक्सेप्शंस होती हैं। अगेन आप यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद को रीच आउट करें, वही आपको गाइड करेंगे कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, और आपको जवाब मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी एज 25 थी और वीज़ा भी 2019 में अवेलेबल हुआ तो आप CSPA में एज आउट क्यों नहीं हुए? दो चीज़ें फ़र्क हैं। मेरी एज 25 ही थी, लेकिन हमारी जो अप्रूवल डेट थी और जब सॉरी प्रायोरिटी डेट और अप्रूवल के अंदर 4 साल गैप था, तो 4 साल मेरी एज से निकले हुए थे। और जो वीज़ा बुलेटिन जो था वो जब एक्टिव हुआ था, तो उसमें से जब सारा वो CSPA मैथ कर देते थे तो वो बनती थी 20 साल 10 महीने समथिंग बनते थे। तो आई वॉज लाइक लिटरली ऑन द बॉर्डर लाइन। तो अल्लाह की रहमत थी, मेरा लिखा हुआ था नसीब में कि मेरा आना बनता था, और मेरे साथ 2 सिबलिंग्स थे, उनका नहीं हुआ। तो या मैं बॉर्डर लाइन पर था। तो यही मैं कई बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ, लोग कहते हैं कि मेरा 1 दिन का फ़र्क था, 2 दिन का। लॉ ये कहता है, ऑफिसर ने क्या देखना है कि जैसे ही बंदा 21 टच कर गया एक्चुअल एज में, दैट गाय इज एज्ड आउट। एक्सेप्शन क्या है? CSPA। अगर CSPA लगा के वो 1 दिन भी नीचे हो रहा है 21 से, वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो लॉ को उन्हें एज इट इज़ रीड करके अप्लाई करना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका केस चल रहा है तो अपनी CSPA एज को कैलकुलेट कर लें, अगर उनसे गलती है तो उसका और। तो मैंने ये सारी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी कि अगर मैं इंटरव्यू में जाता, वो कहते कि भाई आपका तो जो है एज आउट हो गया, तो मैं कहता मैं ये है कैलकुलेशन, हाउ आर यू कैलकुलेटिंग कि आई एम एज्ड आउट। तो सिंपल सा था। तो आई रियली होप कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन की समझ आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरी वीडियो है CSPA की मेरी, वो जाकर देख लें। और इसी से एक बात याद आती है कि लोग कई बार करते हैं कि एक वीडियो देख के कमेंट कर देते हैं, उसी कमेंट के ऊपर एक वीडियो पहले बनी होती है। तो आप कमेंट करने से पहले फ़ारग टाइम में अगर है आपके पास, तो आप जाके दूसरी वीडियो देखें। 180 प्लस वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। और इसलिए कुछ लोगों के जो कमेंट आते हैं कि वो हमारा जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स एड्रेस हो चुका है। तो पहले वीडियोस देख लें। और कई बार मैं उन रिप्लाई में ये कर रहा था कि भाई वीडियो नंबर ये दे आके देख लें, पहले एड्रेस हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अगेन इट्स रिलेटिंग टू द CSPA। वो कह रहे हैं कि DS-260 का सबमिट हुआ है, फर्स्ट टाइम वीज़ा का अवेलेबल हुआ, CSP की एज फ्रीज क्या हुई, एंड सो ऑन। DS-260 हमने 2019 में अपने प्रायर जो पहला इंटरव्यू से पहले हमने भर चुके थे। आई थिंक मार्च के अंदर ही 2019 का है। पहले बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता था कि आपने आज DS-260 किया है, फिल किया है, पैसे पेमेंट किए हैं, डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। DQ जो होता था 30 से 35 दिन में DQ आ जाती थी। मेरे प्रोसेस में ये था कि हमसे 1-2 मिस्टेक्स हुई थी, जो उसको रेक्टिफाई करने में हमें टाइम लग गया। तो वो आई थिंक 45-50 डेज़ लगे थे। और वो मिस्टेक क्या हुई थी कि जब हमने एफिडेविट सपोर्ट ऐड किया, तो अगर आपका जो जॉइंट स्पॉन्सर है या आपका जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दे रहा है, उसका अगर स्पाउस है, तो वहाँ पर I-864A भी होता है। तो I-864A मिसिंग था, तो वो उसको रेक्टिफाई करने में 15 दिन लग गए। तो जब डॉक्यूमेंट क्वालिफाई बहुत इजीली हो जाता था उस ज़माने में कि बस उन्हें रिव्यू किया, 30 दिन में अगर आपको मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट क्वालिफाई से लेके इंटरव्यू 90 डेज़ में, वो एक सेट था कि 90 दिन बाद आपको इंटरव्यू आ जाएगा। तो वो आ गया। जब वीज़ा बुलेटिन, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, अब ये आप भी कह लें 5 साल पुरानी बात हो गई है। तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही है कि CSP की, वो जाकर देख लें, उसमें सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं। उसके अलावा एक इंटरव्यू वाली मेरी वीडियो है कि इंटरव्यू में क्या हुआ था, वो वीडियो जाकर देख लें, उसमें सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। सारी चीज़ें मैं उन वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ उसमें, तो तब ज़्यादा मेमोरी मेरी कह लें फ्रेश थी, तो उसमें हो गया रहा है। तो वो वीडियोज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रेफरेंस पॉइंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अगेन ये CSPA से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि NVC का जो रिप्लाई है उसमें कह रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन काउंसिल ऑफिसर का होगा, और चांसेस क्या हैं कि काउंसिल ऑफिसर क्या जवाब देगा। बिल्कुल बात उन्हें ठीक की है। NVC का काम है कि इनिशियल रिव्यू करके उसने अपनी रिपोर्ट दे देनी है, क्योंकि CSPA जो डिटर्मन कर रहा होता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर कर रहा होता है या काउंसलर ऑफिसर कर रहा होता है।
वो दोनों जो होते हैं वो फेडरल एम्प्लॉयज़ भी हैं, और जो काउंसलर ऑफिसर होता है वो सिविल सर्वेंट भी होता है, जिसको पाकिस्तान CSS होता है। तो उसने फिर बारीकी में जाकर देखना था कि भाई हम जो लॉ अप्लाई करके इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो नहीं कि हम रिजेक्ट करें कल को हम पर लॉ सूट हो जाए। तो फाइनल डिसीजन उसी का होता है, उनने फिर कैलकुलेशन करके आपको जवाब देना होता है। तो अगर आप इंटरव्यू को वेट कर रहे हैं तो बेहतर यही है अपनी कैलकुलेशन करें। आप गूगल पर लिखें CSPA कैलकुलेट किस तरह होती है, बेतहाशा है। इसका जो जनरल रूल होता है कि आपकी प्रायोरिटी डेट और अप्रूवल डेट के दरमियान जो वक्त होता है उसको आपने अपनी एज से रिमूव करना है। तब रिमूव करना है कि जब आपकी प्रायोरिटी डेट जिस महीने के वीज़ा बुलेटिन में करंट हो गई है, चार्ट A में। तो सिंपल सा एक रूल होता है, वो एज रिमूव करें। अगर आप 21 से एक दिन नीचे भी हैं तो बल्ले बल्ले, एक दिन ऊपर भी हैं तो फिर आप इंटरव्यू में जाके अपना फाइनल डिसीजन उनसे ले लें कि क्या होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, वो कह रहे हैं NVC प्रोसेस में जो उन्होंने पुलिस सर्टिफिकेट सबमिट कराया वो 5 साल पहले था, न्यू सर्टिफिकेट चाहिए नहीं चाहिए? इसके इंटरव्यू वाले दिन चाहिए या नहीं चाहिए? इसके 2 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में 6 महीने ज़्यादा वक्त गुजारा तो उस कंट्री का आपको पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दूसरा इसका एलिमेंट आता है पाकिस्तान के US एम्बेसी पे लिखा हुआ है कि हम एक्सेप्ट करते नहीं हैं, लेकिन ईज़ ऑफ माइंड के लिए को इतना बनाना मुश्किल नहीं है। लाहौर में अगर आप रहते हैं तो कोई भी पुलिस खिदमत सेंटर जाएँ, 150-200 की उसकी फ़ी होती है, बना लें, रिन्यू करा के साल ले जाएँ। एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड होगा कि अगर मांग लिए मेरे से तो क्या होगा, मांग लिया तो दे दिएगा उनको कि भाई ये पुलिस सर्टिफिकेट है, नहीं चाहिए होगा तो आपका नुकसान क्या होगा, 200, 250, 300 का। तो मैं ख़ुद भी, हमारी पूरी फैमिली थी, वो पुलिस जो करेक्टर सर्टिफिकेट थे वो हम लेके गए हुए थे। इवन तो US एम्बेसी पे लिखा भी हुआ है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। NVC को बाईपास करने का तरीका होता है कि आप वो लिंक एक वर्ड डॉक्यूमेंट कॉपी करते हैं, उनको बताते हो कि भाई ये तो एम्बेसी तो मांगती नहीं, आप क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि NVC कह लें ओवरसीज़ है, US एम्बेसी पाकिस्तान में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कहते हैं, अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट की एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो फैमिली में से कोई भी एप्लीकेंट इंटरव्यू दे सकता है? प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने अपना इंटरव्यू देना है, एज से क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 60 का हो, 65 का हो, 70 का हो। और अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ उर्दू ट्रांसलेटर्स होते हैं। प्रिंसिपल एप्लीकेंट ने इंटरव्यू क्यों देना होता है? अब प्रिंसिपल एप्लीकेंट का भाई बुला रहा है ना, क्योंकि अगर 60 साल है तो F4 ही होगी। अगर भाई बुला रहा है या उसके बेटे ने बुलाया है IR5 के अंदर, एक US सिटीज़न ने, वो फिर भी इंटरव्यू हो रहा है। तो उन्हें बेसिक सवाल तो पूछने कि आपको बुला क्यों रहा है, रिश्ता क्या है, फलाना क्या है, बहुत बेसिक होता है। आई थिंक आप शायद ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उनकी एज ज़्यादा ख़राब ना कर दें। तो जितने भी F4 के जो होते हैं केसेस हैं, मेजॉरिटी में तो उस प्रिंसिपल एप्लीकेंट की एज 50 और 70 के बीच में ही होती है, क्योंकि 16 साल तो एक नॉर्मल टाइम चल रहा है एक F4 का। और जब तक वो सिटीज़न उसका भाई बनता है या उसकी बहन सिटीज़न बनती है तो वो ख़ुद 30 का होता है, तो 16 साल लग गया तो 46, 50 तो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो आप ये ओवर थिंक ना करें, परेशान ना हो। लेकिन इंटरव्यू सबने देना होता है। जब हम भी गए तो मेरे वालिद साहब प्रिंसिपल एप्लीकेंट थे, उनने इंटरव्यू दिया है, मेरी वालदा से सवाल पूछे गए, मेरे से सवाल पूछे गए। तो सवाल तो सबसे पूछे जाते ही हैं, और ज़्यादा ये नहीं होता कि आप इंटरव्यू पे गए वो पूछने के वाटर का फार्मूला क्या है। उन्हें आपसे केस से रिलेटेड पूछना है, आपके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछना है, आपकी जॉब के बारे में पूछ लेंगे। तो केस अगर आपका जेन्युइन है, आप बस लाइक कॉन्फिडेंस रखें, जो पूछें डायरेक्ट टू द पॉइंट जवाब दें, और कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसके ऊपर लेटेस्ट या मोर रिसेंट अपडेट्स आ रही होती हैं रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस इन USA, या मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up.